हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज अपने प्रोबेबिलिटी का जो लेक्चर 8 है, इसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पिछले जो सेक्शंस थे, जो अपने 7 पार्ट्स किए, उसमें अपन ने बेसिक किया बिल्कुल प्रोबेबिलिटी का, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी, इसके अलावा फॉर्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, सैम्पल स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, इवेंट्स है, ये सब डिस्कस की बहुत अच्छे से विथ एग्जाम्पल। अभी जो अपन करने जा रहे हैं वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखा जाए तो 12th क्लास का टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो बेटा, नाम से पता चल रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब आपको एक प्रोबेबिलिटी निकालना है जब आपको कोई पर्टिकुलर कंडीशन गिवन है। जब कोई कंडीशन गिवन है उसके बाद में आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, यही एक तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन हो गया। इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम। 1 सेकेंड। यस, एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम। एक कॉइन को अपन 3 बार उछालते हैं तो आप इसका सैंपल स्पेस बना सकते हैं। क्या आएगा? एच एच एच, या 2 बार एच, या टी एच एच, या एच टी एच, या टी टी एच, या टी एच टी, या फिर ये मान के चलिए लास्ट में 2 बार टी आ गया तो एच टी टी, या फिर 3 बार टी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल आपके सैंपल स्पेस के एलिमेंट आ गई। ओके, मान लीजिए इसमें अपन 2 अलग अलग केस ले लेते हैं, ए और बी। ए मान लेते हैं ऐसा लिखा हुआ आ गया, एटलीस्ट 1 हेड, कि आपको एटलीस्ट 1 हेड वाला प्रोबेबिलिटी निकालिएगा। तो सबसे पहले एटलीस्ट 1 हेड वाले में आप क्या देखेंगे कि एटलीस्ट 1 हेड वाले में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो एटलीस्ट 1 हेड, एक एच वाले भी आएंगे, 2 एच वाले भी आएंगे, 3 एच वाले भी आएंगे। तो एटलीस्ट 1 हेड में कौन कौन से आ गए, या फिर एटलीस्ट 2 मान लेते हैं, एटलीस्ट 2 हेड। तो इसमें 2 हेड वाले भी आ गए और 3 हेड वाले भी आ गए। अब 2 हेड वाला एक तो ये हो गया आपका एच एच टी, एक आपका टी एच एच, एक आपका एच टी एच, और एक आपका एच एच एच। क्योंकि एटलीस्ट 2 है, इसका मतलब 2 हेड वाले भी आएंगे और 3 हेड वाले भी आएंगे। और अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी हो गया फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, जो अपन थ्योरी पढ़ के आए उसी के अकॉर्डिंग। फेवरेबल केस 4 हैं और टोटल 8 हैं, 1/2 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ पे। बी, एक दूसरा इवेंट ले लेते हैं, और दूसरा इवेंट में अपन ऐसे ले लेते हैं कि 1 हेड या 2 हेड ले लेते हैं, 2 हेड, गेटिंग 2 हेड। 2 हेड वाले बताइएगा। अब 2 हेड वाले कौन कौन से, या फिर ऐसे लिख दो, फर्स्ट टाइम गेटिंग हेड। आप सिर्फ वो इवेंट लीजिए जिसमें फर्स्ट टाइम हेड आया है। तो फर्स्ट टाइम हेड तो यहाँ पर भी आया है, तो ये हो गया एच एच एच, और फर्स्ट टाइम ये हेड यहाँ पर भी है तो एच एच टी, और फर्स्ट टाइम हेड यहाँ है एच टी एच, और यहाँ भी नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है एच टी टी, तो एच टी टी हो गया। सब में फर्स्ट टाइम हेड है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। ओके, अगर बी का प्रोबेबिलिटी पूछे मेरे से तो मैं बोलूँगा वही फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, आंसर विल बी 1/2। तो ये अभी तक जो मैं करने जा रहा था वो सब कुछ बेसिक जो अपन ने थ्योरी कर रखा है प्रोबेबिलिटी का, उसके अकॉर्डिंग अपन कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन
अब मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होगा कि दो इवेंट होगी, उसमें एक इवेंट के ऑलरेडी हैपन होने पर, ऑलरेडी गठित होने के ऊपर दूसरा इवेंट का प्रोबेबिलिटी आपको निकालना होता है। मतलब इस तरह से पूछते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपन। मतलब ए का प्रोबेबिलिटी निकालना है, कब निकालना है? जब बी पहले से हो चुका है या पहले गठित हो चुका है, ये काम हो चुका है, तब जाके आपको ए का प्रोबेबिलिटी निकालना है। या इसको ऐसे पूछ ले कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपन, कि ए ऑलरेडी हैपन पहले हो चुका है, बी का प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। इस तरह का केस पूछ सकते हैं। मतलब इस तरह से आपको ए हैपन तो बी पूछ सकता है और बी हैपन तो ए पूछ सकता है। बात ये कर रहे थे अपन कि अगर अपन को ए और बी का डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो अपन जैसा निकाला वो निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको एक कोइन को 3 बार उछाला या 3 कोइन को 1 बार उछाला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड तो 1/2, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट टाइम गेटिंग हेड दैट इज ऑल्सो 1/2, कोई डाउट नहीं है। बट यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता, यही ऐसे पूछ लेता, फाइंड प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी of happening A when B is already happen, कि A के होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा जब B ऑलरेडी हो चुका है, या B हम ऑलरेडी जानते हैं कि B में ऐसा हुआ है तो A में अब क्या होगा। तो उस तरह के केसेस में क्या होगा कि जो सैंपल स्पेस है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, ये इतना बड़ा सैंपल स्पेस नहीं रहेगा। फिर जो अपन जानते हैं उसी के अंदर से अपन आंसर निकालेंगे। तो अगर ये बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपन, अरे जो बी हो चुका है उसमें से आप ए के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर बी हो चुका है, मतलब ये सैंपल स्पेस हो चुका है, ये हो चुका है, टोटल में से ये हो चुका है, अब ए निकालना आपको। अब आप कहेंगे सर अच्छा ये हो चुका है अब ए निकालना है, कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आपको इसी इवेंट में से जो हो चुका है इसी में से आपको ए निकालना है। तो ये अब अपने लिए क्या काम कर रहा है, एक सैंपल स्पेस का काम कर रहा है। तो अपन इसमें से निकालेंगे, तो अपन बोलेंगे कि अच्छा इसमें से आप वो निकालिए जिसमें एटलीस्ट 2 हेड हैं। तो आप कहेंगे एटलीस्ट 2 हेड वाले, ये हो गया, ये हो गया, 1 2 और 3, ये तीनों काउंट हो गए। तो फेवरेबल केस कितने हो गए 3 अपॉन टोटल केस कितने हो गए 1 2 3 4, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 3/4। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपन या फिर बी इज ऑलरेडी नॉन। तो आप बोलते हैं जो हम जानते हैं उसी सैंपल स्पेस में से आपको ए निकालना होगा। तो हम क्या जानते हैं, बी को जानते हैं, और उसमें से जो फेवरेबल केस हैं वो कौन से हैं, एटलीस्ट 2 हेड वाले। तो एटलीस्ट 2 हेड यहाँ पर है, एटलीस्ट 2 हेड यहाँ पर है, एटलीस्ट 2 यहाँ पे है, तो 3 फेवरेबल अपॉन टोटल 3/4। ओके, तो ये तो हो गया बेसिक जो एक्चुअल में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता क्या है वो समझाने के लिए। और इसको अपन मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूले में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो समझेंगे। देखो, तो अभी जो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए बी इज ऑलरेडी हैपन, इसको मैं डिनोट करूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। जब भी कभी P A अपॉन B लिखा हुआ है इसका मतलब यही है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है A का जब B ऑलरेडी हो चुका है या B अपन जानते हैं नॉन है। और इसका जो फॉर्मूला है वो आप याद रखें, P A इंटरसेक्शन B अपॉन PB, P
ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। अब यहाँ से फॉर्मूले से भी वैल्यू निकाल के देख लीजिए। सबसे पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या आएगा? आप कहेंगे ये आपका ए है, ये आपका बी है, दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन देखो ध्यान से, एक एच एच टी, टी एच ये कॉमन नहीं है, एच टी एच ये कॉमन है, एच 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 और ये एच एच एच, ये 3 एलिमेंट कॉमन है। तो 3 एलिमेंट कॉमन है, तो 3 एलिमेंट कॉमन लिख देते हैं यहाँ पे। एक तो एच 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 कॉमन है, एक आपका एच एच टी कॉमन है, एक टी एच एच कॉमन है, सॉरी एच टी एच कॉमन है, एच टी एच कॉमन है, ये अपन लिख दिए कॉमन वाले। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉमन 3/8 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी, बी में कितने हैं? 4, तो 4/8, तो ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया? 3/4। तो ये 3/4 और यहाँ पर भी कितना है? 3/4। तो एक तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक ऑलरेडी हो चुका है, इसके बिहाफ आपको दूसरा निकालना है। तो जब एक हो चुका है तो अब जो हो चुका है उसी के अंदर से आपको जो दूसरा होने वाला है उसका रिजल्ट निकालना है। एक तरह से जो कंप्लीट सैंपल स्पेस होता है उसको अपन क्या करते हैं? रिड्यूस करके जो हो गया उसको ले लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग दूसरा इवेंट फाइंड करते हैं और फॉर्मुलाइज करके करेंगे। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया पी ए अपॉन बी। ओके, इसी तरह से अगर अपन को मान लो जरूरत पड़ती बी अपॉन ए का, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, पहले तो इसका मतलब क्या, पहले ये बताओ। बी अपॉन ए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका मतलब है फाइंड probability of B when A is already happened, या B is known, या तो B जानते हैं या हो चुका है, इसका मतलब ये है। और इसका अगर फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला होगा P बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए, बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो मैंने दोनों चीज़ बता दी आपको कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे और डायरेक्टली कैसे करेंगे, दोनों चीज़ें आपके सामने है। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, आपकी बुक का एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेता हूँ, जिससे आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को और समझ पाएंगे। यस, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, देखो बेटा। देखिएगा, क्वेश्चन है, पहले मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि आपके अच्छे समझ में आ जाए। ए फैमिली हैज 2 children. A family has 2 children. What is the probability? What is the probability that both the children are boys? गिवन दैट, यहां से थोड़ा ध्यान रखना बेटा, गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय। पहले क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझ लेना है और इसके बाद में आपको सॉल्यूशन देना है। देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है? ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, एक परिवार में 2 बच्चे हैं। तो अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं तो आप बोलेंगे सर सैंपल स्पेस ये हो सकता है या तो दोनों बॉयज़ हैं या दोनों गर्ल्स हैं या एक गर्ल्स एक बॉयज़ है और या फिर एक बॉयज़ एक गर्ल्स है।
क्योंकि यहाँ ऑर्डर कंसीडर करेंगे कि फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल या सेकंड गर्ल फर्स्ट बॉय। ये आप जो परिवार में 4 बच्चे हैं उनका सैंपल, सॉरी 2 बच्चे हैं उनका सैंपल स्पेस हो गया। ओके, पूछा क्या है वो देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। इसको मैं एक केस मान लेता हूं ए, एक केस मान लेता हूं ए। जो पूछा है क्या पूछा है कि बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, दोनों के दोनों क्या हो बॉयज। इसको मैंने ले लिया ए और इसमें कौन सा एलिमेंट आ गया बी। ओके, सेकंड गिवन दैट, मैंने कहा नॉन या गिवन या ऑलरेडी हैपन इस तरह के वर्ड्स लिखे आएंगे। गिवन दैट एटलीस्ट वन, अब इसको मैं सेकंड स्टेटमेंट ले लेता हूं, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय। एटलीस्ट वन, इसका मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, क्या क्या आएगा इसमें, बी जी वाला भी आएगा, जी बी भी आएगा और बी बी भी आएगा। ये तीनों केस आएंगे क्योंकि इसमें भी कम से कम एक बॉय, इसमें भी एक है और इसमें दोनों। ओके, अब अगर मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखूं तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप बोलेंगे सर एक्चुअल में हमें क्या फाइंड करना है, ए अपॉन बी फाइंड करना है। क्यों, ए पूछा है और ये ऑलरेडी नॉन है, गिवन है, हैपन है। ओके, फॉर्मूला होता है इसका पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में कॉमन। अब कॉमन कौन सा बेटा, एक एलिमेंट कॉमन है, तो एक एलिमेंट आउट ऑफ 4 तो 1/4 अपॉन बी, बी में कितने हैं 3, 1 2 3 आउट ऑफ 4 तो 3/4। आंसर कितना हो गया 1/3। और अगर आप बिना फॉर्मूले के करते तो इसको डायरेक्टली सोचो कि एक परिवार में 4 बच्चे हैं, दोनों बच्चे बॉयज़ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जब दिया हुआ है, हमें बताया हुआ है कि उस परिवार में एटलीस्ट एक बॉय है, तो हमें बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है कि एटलीस्ट एक बॉय है, इसका मतलब या तो बी बी है या जी बी है या बी जी है। इस सैंपल स्पेस में तो बताना है कि दोनों बॉय, तो इस सैंपल स्पेस में दोनों बॉय एक ही है आउट ऑफ 3, तो आंसर कितना हो गया 1/3। या आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो जब आपको एनडी एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस टाइप के, तो आप इस फॉर्मूले के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इस बात को फोकस करें कि ऑलरेडी क्या हो चुका है या क्या गिवन है, उसी बेस पे आपको क्या चाहिए वही आंसर निकालना होगा। ओके, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, ध्यान से समझिएगा बेटा लैंग्वेज को। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पहले मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ पूरा ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल है 10 cards numbered 1 to 10 are placed in box. Ten cards number 1 to 10 placed in box. Mix up thoroughly and then one card is drawn randomly. One card drawn randomly. एक कार्ड निकाला जाता है, one card drawn randomly. एक कार्ड निकाला जाता है। इट इज नॉन दैट, लैंग्वेज पे फोकस कीजिए, इट इज नॉन दैट द नंबर ऑन ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3। इट इज नॉन, ये हम जानते हैं, इट इज नॉन दैट, इट इज नॉन दैट द नंबर, it is known that the number on the drawn card is more than 3, is more than 3. What is the probability that it is an even number? What is the probability of, what is the probability that it is even number, that it is even number? अब ध्यान से देखो बेटा इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से देखो।
पूछा क्या है, क्या गिवन है और किसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले एक बॉक्स है जिसमें 1 से लेके 10 तक के कार्ड, इसमें नंबरिंग लिखा हुआ 1 to 10 और यहाँ रखे हुए हैं, मैंने ये रख लिया। इसमें 1 2 3 रैंडमली सारे कार्ड पड़े हैं, ये लो, ये सारे कार्ड मैंने डाल दिए। ये 10 कार्ड हैं, मिक्स कर रखा है सबको, और रैंडमली एक कार्ड बाहर निकालते हैं, एक कार्ड बाहर निकालते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है, दैट इज इवन। जो कार्ड निकाल रहे वो क्या होना चाहिए, इवन। लेकिन हम क्या जानते हैं वो बताइए। इसने बोला वी नो दैट द नंबर इज मोर देन 3, जो नंबर है वो 3 से बड़ा है, यह आपको देखना है। तो अगर आप बिना फॉर्मूले के मेरे अकॉर्डिंग करोगे तो आपको ये देखना है कि सर आप तो मुझे ये बताओ कि 3 से बड़े नंबर कौन कौन से हैं। तो मैं कहूँगा 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, यही तो है। इनमें से इवन कौन सा है, तो इनमें से इवन 4 6 8 10, 1 2 3 4, 4 आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7, आउट ऑफ 7। आंसर कितना हो गया, 4/7। आंसर हो गया 4/7। लेकिन अगर आप फॉर्मूले से करते हैं, जैसे कि आपको सीबीएसई एग्जाम में करना है, तो आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन को। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। पूछा क्या है कि कार्ड जिस पे 3 से ज़्यादा लिखा हुआ है और फाइंड क्या करना है, वो इवन नंबर है। तो इवन नंबर हम जानते हैं कि वो नंबर 3 से बड़ा है, तो हमने देखा कि 3 से बड़ा इवन नंबर 4 6 8 10, ये 4 होते हैं। और टोटल, अब टोटल आपको 10 नहीं लेना, सिर्फ वही लेना है जो अपन जानते हैं। ओके, यस। अगर मैं इसको फॉर्मुलाइज करूं तो मैं इसमें लिखूंगा लेट ए इज द फर्स्ट इवेंट, बी इज द सेकेंड इवेंट। ए जो मुझे फाइंड करना है, आस्क जो मुझे पूछा है, और वो मुझे पूछा इवन नंबर। और बी जो मैं ऑलरेडी जानता हूं, दैट इज मोर देन 3। मैं फॉर्मूले से कर रहा हूं, दोनों बातों में कंफ्यूज मत होना। ओके, ए इवन नंबर, तो बताइए टोटल में इवन नंबर कौन कौन से हैं। आप बोलेंगे 2 4 6 8 10। अच्छा, बी बोलेगा 3 से बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप बोलेंगे 3 से बड़ा 4 5 6 7 8 9 10। दोनों में कॉमन बताइए सर। आप दोनों में कॉमन 4 है, 6 हैं, 8 हैं, 10 है। फॉर्मुलाइज कीजिए, तो आप बोलेंगे अच्छा हमें ए फाइंड करना है व्हेन बी इज नॉन। फॉर्मूला हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ए इंटरसेक्शन बी कॉमन कितने, 1 2 3 4, 4 आउट ऑफ 10 डिवाइड बाई पी बी। बी में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7/10। 10 से 10 कैंसिल, आंसर विल बी 4/7। क्लियर है फंडा। तो ये है बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि एक इवेंट ऑलरेडी जानते हैं तो इसके बिहाफ दूसरा इवेंट आपको फाइंड करना होता है। ओके बेटा, ओके यस। मैं 1-2 एग्जांपल और ले लेता हूँ ताकि आपके एकदम से अच्छे से क्लियर हो जाए बात। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो मैं ज़्यादातर लैंग्वेज वाले समझा रहा हूँ, बिना लैंग्वेज जो डायरेक्टली फॉर्मूले वाले हैं वो तो आप ऑलरेडी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ लेना डाउट में। एक और एग्जांपल देख लो बेटा, एक एग्जांपल और है। यस, लैंग्वेज समझ लेना, बार बार बोल रहा हूँ। ए डाई इज थ्रोवन ट्वाइस, ए डाई इज थ्रोवन ट्वाइस। एक्सपेरिमेंट क्या है, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाइस को 2 बार उछालते हैं। द सम ऑफ नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। ऑब्जर्व कर रहे हैं, सम ऑफ नंबर ऑब्जर्व 6,
ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर एटलीस्ट वंस। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ पे वर्ड यूज ले लिया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर एट लीस्ट वंस, कि वो जो 4 है वो कम से कम एक बार आए, ये आपको फाइंड करना है। ओके, तो देखिए बेटा, अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं बिना कोई फॉर्मूले के तो बहुत आसान है कि सर सम कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और उन 6 में से सिर्फ वो बताने हैं कि जिसमें 4 है वो एटलीस्ट एक बार आ जाए। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ 6 कहाँ कहाँ आएंगी। आपने 6 तो 1 5 में आ सकता है, 5 1 में आ सकता है, 2 3 में 2 4 में आ सकते हैं, 4 2 में आ सकता है। इसके अलावा 6 कैसे आ सकते हैं, 3 3 में आ सकते हैं। इसके अलावा 6 आएगा क्या, नहीं आएगा। अब इन 6 में ये बताओ कि 4 है वो एटलीस्ट एक बार आया है, तो एटलीस्ट एक बार यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया। आंसर हो गया 2/5। ये लो साहब, बहुत ईजी है। लेकिन अगर आप इसको फॉर्मुलाइज करना चाहते हैं तो देखिएगा, फॉर्मुलाइज करना भी सीखना ज़रूरी है। सर 2 इवेंट लेते हैं, ए और बी। ए तो क्या बोलेगा, जो हमें फाइंड करना है, जो पूछा है, जो आस्क है, क्या कि 4 एक बार आना चाहिए कम से कम। तो 4 कैसे कैसे आ सकता है। अगर 2 डाइस को मैं उछालता हूँ, टोटल 36 इवेंट होती है। 2 डाइस उछालेंगे 36 इवेंट है। उन 36 में 4 कैसे आएगा, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5, इसके अलावा 4 6, या फिर 6 से ये 4 शुरू वाले 4 हो गए, अब लास्ट में 4 1 4 2 4 3 4 4 4 आ चुके हैं, 5 4 6 4। बोलो ये आएगा, ये आएगा एटलीस्ट एक बार 4। और बी कि सबमिशन 6 आना चाहिए। अब 6 कैसे आएगा, 1 5 5 1 3 3 2 4 4 2। कॉमन, तो दोनों में कॉमन है, कौन कौन सा कॉमन, कॉमन है 2 4 और 4 2 कॉमन है, तो 2 4 और 4 2 कॉमन है। अब ए पूछा है और बी ऑलरेडी जानते हैं, तो पी ए अपॉन बी पूछा है। फॉर्मूला क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। हाँ कॉमन 2, तो 2/36 अपॉन बी। बी में कितने हैं, 1 2 3 4 5 5/36। आंसर कितना हो गया, 2/5। तो मैंने आपको बेटा कॉन्सेप्ट भी बता दिया, इसका ट्रिक भी बता दिया है और मेथड भी बता दिया है, सब चीज़ें मेरी बता दी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। तो इसके जो क्वेश्चन है वो आप अच्छे से तैयार कीजिए। अगले लेक्चर में फिर से अपन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ही क्वेश्चन करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।